कैसे हैं। विश्व इतिहास के क्रम में जो हमने वीडियो आपको डाला था उसमें आज ये सेकेंड वीडियो है। थोड़ा सा बीच में समय का अभाव था और टेक्निकल इशू था, कुछ पर्सनल समस्याएं भी थी, इस वजह से वीडियो लेके नहीं आ पाए। और आज मैं आपको उसी क्रम में विश्व इतिहास का दूसरा पार्ट आपको अपलोड करने जा रहा हूँ। पुनर्जागरण हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पुनर्जागरण। इसी पुनर्जागरण में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पुनर्जागरण हुआ। यूरोप के पुनर्जागरण के विशेषताओं के बारे में, कारण के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पुनर्जागरण के माध्यम से आखिर में कौन कौन सी खोजें हुई। और देखो, खोज, ये जो इन्वेंशन की बात हो रही है या आविष्कार की बात हो रही है, ठीक है, कौन कौन से आविष्कार हुई, कौन कौन सी खोजें हुई, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? शिक्षा से प्रभावित है। और शिक्षा का विकास कब हुआ? तो यूरोप में वैसे शिक्षा का विकास काफी पहले हो चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूरोप में कोई शिक्षा का विकास नया उसके लिए था। यूरोप में शिक्षा का विकास पहले हो चुका था। 1853 तो केवल एक ये कह लीजिए कि वो समय है, ठीक है, यह वो कालखंड है जहां से एक रुख मुड़ा यूरोप की तरफ शिक्षा के विकास में, और अग्रसरता आई और विकास आया, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1453 के बाद ने कुस्तुतनिया पर ओटोमन तुर्कों के द्वारा जो अधिकार उन्होंने किया या उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया, उसके कारण इस तरह की जो गतिविधियां हुई, ठीक है, जिसकी वजह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण होने की और भी बहुत सारे कारण थे। मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके बारे में, इसके कारणों की विस्तृत चर्चा यानी विस्तार पूर्वक चर्चा भी हम लोगों ने की थी। तो शिक्षा का विकास ही सब कुछ महत्वपूर्ण रखता है। इसी शिक्षा के विकास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साहित्य का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? साहित्य का विकास हुआ। किस तरह से साहित्य में उस भाषा का विकास हुआ जिस भाषा के लिए हम लोगों ने, ठीक है, या हम लोगों से बाइबल दूर रखी गई, ठीक है। किस तरह से इस भाषा में अनुवादक की, यानी इन भाषाओं के द्वारा अनुवादक का रूप या अनुवादक, ठीक है, हमारे बीच आए। और इसी साहित्य से भाषा के बाद में अब विज्ञान का भी काफी विस्तार हुआ। इससे विज्ञान की देन है 16वीं शताब्दी में औद्योगिक पूर्ण क्रांति होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति को भी लिंक करता है। और हम लोगों ने अब चल के आगे बात करेंगे कि इस तरह से पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर उसके बाद में फ्रांस, फिर इसके बाद में उस पर देखेंगे रसिया, ठीक है, ऊपर इंग्लैंड, नीचे ऑस्ट्रिया। इन सब को आपस में लिंक करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे से इनका 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 और इनका आपस में कैसे कैसे संबंध है, संबंधों की बात भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना इस संबंधों की बात किए हुए हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अगले पुनर्जागरण के माध्यम से जो आविष्कार हुए, ठीक है, नए इन्वेंशन हुए, शिक्षा उसका माध्यम था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो चीजों को देखेंगे। पुनर्जागरण में पहला आविष्कार हम देखेंगे कि हमारे बीच पहला आविष्कार किसका हुआ, ठीक है। इस पहले आविष्कार में हम लोग देखेंगे छापे खाने का आविष्कार। देखो, जो छापे खाने का आविष्कार है, ठीक है, इसका आविष्कार वैसे तो 1460 में हुआ। कब हुआ? 1460 में हुआ, ठीक है। एक जर्मन के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है जर्मन के व्यक्ति हैं, ठीक है, जर्मनी के व्यक्ति हैं, सॉरी, जर्मनी के व्यक्ति हैं, ठीक है। वैसे तो वास्तव में देखा जाए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग 1476 में, ठीक है, कैकेस्टन महोदय ने किया। किसने किया? कैकेस्टन महोदय ने। ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। और 1460 में, ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था जर्मन के व्यक्ति थे, इनका नाम था गुटेनबर्ग। क्या नाम था? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया, ठीक है। तो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। तो ये जो छापे खाने का आविष्कार है, इसमें इसकी देखिए विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि छापे खाने से ऐसा नहीं कि छापे खाने का आविष्कार हो गया और जर्मनी में, ठीक है, 1460 में, और हमें कोई क्रांति आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्रांति तो नहीं आई, लेकिन हाँ, इसने क्रांति में बहुत कुछ सहायता प्रदान की। जैसे देखो, छापे खाने का आविष्कार, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है,
उसमें भाषा का, ठीक है, या पुस्तकों का, ठीक है, छपना होता है, ठीक है, भाषा के माध्यम से पुस्तकों को छपाई की जाती है। भाषा की बात कर लेते हैं पहले। देखो, पहले जो आपकी जो बाइबिल है, ठीक है, वो लैटिन भाषा में थी। जो बाइबिल थी वो किस भाषा में थी? लैटिन भाषा में थी, ठीक है। तो ये जो बाइबिल है लैटिन भाषा में थी, तो इसका आम जनता के बीच में उस तरह से जानकारी का अभाव था। ये लीजिए, लैटिन भाषा आम जनता के बीच में बोली जाने वाली भाषा नहीं थी। जैसे कि हम लोग संस्कृत भाषा की बात कर लें एक मिनट के लिए। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन और सबसे प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज है। किंतु संस्कृत में वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदी और प्लस इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? हिंदी और इंग्लिश पे। अब कोई भी ग्रंथ अगर हिंदी में लिखा होगा तो उसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, इंग्लिश में लिखा होगा तो हम उसको आसानी से समझ जाएंगे। संस्कृत में आजकल का जो युवा है, हमेशा नहीं कह रहे कि संस्कृत का माहौल पीछे है या संस्कृत हमारी भाषा जो है इसमें पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो जो सिचुएशन है स्कोप की है वो कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा कम है, या इसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं सीखने की दर इसमें कम है। तो आम जनता जो है वो तो संस्कृत बहुत कम जानती है। तो अगर कोई भी, आप जैसे संस्कृत में भाई वेद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद लिखा हुआ है संस्कृत में। तो आप उसमें आप कुछ भी लिखा हो, ऋग्वेद में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हो हमारे विशेषताओं के किसी भी बारे में, तो हमें जो है कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर वही ऋग्वेद का ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया जाए और वो पुस्तक हमारे पास आ जाए तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ऋग्वेद में क्या किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऑथेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? कि संस्कृत की वो जानकारी का हिंदी सही रूपांतरण हो। अगर उसमें भी कहीं ना कहीं मीडिएटर के रूप में कुछ गलत लिख दिया गया हो तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे पुराण हम लोग पढ़ते हैं, कहीं कहीं पुराणों में विसंगतियां पाई जाती हैं, और ये गुप्त काल की समस्या तो है, क्योंकि गुप्त काल में पुराणों का अंतिम तरीके से संपादन किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ हेरा फेरी हो गई। इस वजह से हमें कभी कभी सच्चाइयों से दूर रहना पड़ता है। तो छापे खाने का आविष्कार मतलब क्या हुआ? भाषा और पुस्तकों का पब्लिकेशन शुरू हो गया, पब्लिश होना शुरू हो गया, और आम जनता को बाइबल के बारे में उचित जानकारी मिलने लगी, जिससे जो कर्मकांड की व्यवस्था है, वो जो धार्मिक व्यवस्था है वो, ठीक है, उनमें जो भी गलत पाखंडियों के द्वारा या पोप के द्वारा या चर्च के द्वारा जो गलत तरीके से लोगों से आर्थिक अनुदान लिया जाता था उसे बंद करना पड़ा, या फिर जो लोग उसके बीच में जागरूक होना शुरू हो गया। धार्मिक विचारधारा के प्रति उनकी जो वास्तविक मानसिक मनोवृत्ति है उसके बारे में चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि लैटिन भाषा में जो बाइबल थी उसका कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आम लोगों के बीच में और आम लोगों की भाषा में आना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो ये चीजें छापे खाने का बाइबल से जितना लेना देना है उसका अन्य भी ग्रंथों से लेने देना है। क्यों? क्योंकि अब जो ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का, ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं साहित्यिक अपनी विचारधारा को पब्लिश करना प्रारंभ कर देते हैं, या उनको छपाई के माध्यम से कहीं ना कहीं आसानी हो गई। अब जो है ग्रंथों को याद करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो उनको छपाई के माध्यम से संकलित भी किया जा सकता था। इसके अलावा इसके क्रम में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है आविष्कार है वो है कागज का। जो कागज का आविष्कार है या कागज की जो खोज है वो चीनियों द्वारा की गई। चीनियों द्वारा इसकी जो खोज है या इसका 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में चीनियों के द्वारा, ठीक है, कागज की खोज की गई, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में इसका सर्वाधिक प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, यानी कागज का वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग 13वीं शताब्दी में होना प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जस्ट अभी देखिए छापे खाने का विस्तार हो जाएगा 15वीं शताब्दी में, और 13वीं शताब्दी में इसका और विस्तार होगा, जिसकी इसमें आवश्यकता महसूस हुई पुस्तकों पर लिखाई के लिए या फिर उसे छपाई के लिए, तो हमें छापे खाने का आविष्कार कर दिया। इसके बाद आप तीसरा देखेंगे जो इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है वो है बारूद का आविष्कार हुआ। देखिए बारूद का जो आविष्कार पुनर्जागरण में इससे कोई विशेष औचित्य नहीं, लेकिन युद्ध सामग्री है तो हमें इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो जो यूरोपवासी हैं, जो यूरोपीय हैं, उनको बारूद के बारे में पहले से ही पता है। और बारूद हो या बंदूक हो, सबसे पहले बंदूक का प्रयोग यूनानियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन बंदूक के बारे में भी यहाँ जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा है
इसमें आप कुतुबनुमा, कुतुबनुमा, देखिए जो कुतुबनुमा का आविष्कार किया था वो इटली के एक यात्री हैं, ठीक है, इनका नाम है मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। मार्को पोलो के द्वारा इटली में, ठीक है, इसका आविष्कार किया गया। और देखिए इटली में जैसे ही कुतुबनुमा का आविष्कार होता है, इस फील्ड में या यात्रा के फील्ड में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। जैसे कि खोजों के लिए हम बात करेंगे, जिससे आप कोलंबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। किसकी खोज की गई? अमेरिका की खोज की गई। थोड़ा सा अगर लिखावट में समस्या आ रही हो, आपको ना दिख रहा हो, तो प्लीज हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, 1492 में किसकी खोज की? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। थोड़ा सा मैं विवादित प्रश्नों पे कम ध्यान दूंगा, लेकिन मैं आपको एक सोच जरूर विकसित करूंगा, जिससे आप इतिहास को बहुत अच्छे से समझने की जो है की मनोवृत्ति का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। आप करें तो ज़्यादा ठीक है। देखिए जैसे कि वास्को डी गामा, मैं बस इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज नहीं की गई थी। वास्को डी गामा द्वारा भारतीय जल मार्ग की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? भारतीय जल मार्ग की खोज की गई थी। और ये खोज इन्होंने 1498 में किया था। कब किया था? 1498 में किया गया था। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा यहाँ पर कि भारत का संपर्क यूरोप से पहले से ही था। 1453 में जैसे ही कुस्तुतनिया ने, ऑटोमान तुर्कों ने कुस्तुतनिया पर अधिकार कर लिया, तो रास्ता जो यूरोपियों से होना था वो बंद हो गया। इस वजह से यूरोपियों का संपर्क भारत से कट गया। तो उस संपर्क को फिर से साधने के लिए, उस कनेक्शन को फिर से कनेक्ट करने के लिए यूरोपीय जो है नाविकों के द्वारा एक सफल प्रयास किया गया। और इन सफल प्रयासों में, यह लीजिए इन असफल प्रयासों में वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत को, ठीक है, या सॉरी भारतीय इस जल मार्ग को खोज किया। कोलंबस ने यही काम करना प्रारंभ किया था। कोलंबस जो था उसका भी यही काम था, किंतु वो अमेरिका पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे ऐसे अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका के जस्ट किनारे, और यह मोजाम्बिक खाड़ी के जो है किनारे होते हुए अरब सागर, भारत के अरब सागर में ये पहुंचता है। इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इस रास्ते को क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। तो ये है चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरे नंबर पे एक और खोज होती है, और ये होती है जेम्स कुक के द्वारा होती है। जेम्स कुक के द्वारा 1740 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा कि पुनर्जागरण में जो आविष्कार की गति होती है उसमें छापे खाने का सबसे पहला नंबर आता है। 1460 में गुटेनबर्ग के द्वारा इसे खोजा गया, लेकिन इसकी वास्तविक और अन्य समस्याओं को दूर करते हुए कैस्टन महोदय जो इंग्लैंड के थे, 1476 में इसका सही तरीके से प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। दूसरा है कागज चीनियों के द्वारा खोजा गया 11वीं शताब्दी में, किंतु इसका विस्तार 13वीं शताब्दी से माना जाता है। बारूद की खोज यूरोपियों के द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन हाँ यूरोपियों के बारे में उन्हें पहले से ही पता था। बंदूक की खोज मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूनानियों ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम बार। और भारत में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर के द्वारा किया जाएगा, जब वो भारत में कच्छ आक्रमण करेगा, जिसे कि भेरा का युद्ध आप सुनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में चौथे नंबर पे कुतुबनुमा की खोज इटली के यात्री मार्को पोलो द्वारा की गई, ठीक है। और इसी के द्वारा ये खोजें संभव हुई, क्योंकि ये दिशा सूचक यंत्र है। इसी के माध्यम से हमें समुद्र में ये पता चल पाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में अग्रसर है, ठीक है, और अग्रसर हैं। इसके अलावा कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज, भारत के भारतीय जलमार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा। ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी जीएस फैक्ट हैं, आपको याद रखना चाहिए। और इसका अगर आप एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के अपने प्रश्न उत्तर के विषय में, तो ये आपके लिए उचित सामग्री प्रयोग
में आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये जो आविष्कार हुए, ठीक है, इन्हीं आविष्कारों के माध्यम से जो है एक दूसरे देशों का आपस में कनेक्शन जुड़ा। ठीक है, वहाँ की सांस्कृतिक विचारधारा एक दूसरे देशों से ट्रांसफर हुई, जिससे सांस्कृतिक विकास हुआ। इंग्लैंड में सांस्कृतिक विकास के साथ साथ में साहित्य का विकास तो हो ही रहा है। तो इस जैसे आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो पुनर्जागरण है ये यूरोप में कहाँ, ठीक है। तो पुनर्जागरण यूरोप में, देखो पुनर्जागरण यूरोप में 2 देशों में हुआ। मैंने आपको एक नाम बताया था इटली में। इटली के जो है वो 2 शहरों के नाम आपको बताए थे। एक का नाम मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस, और दूसरा नाम बताया था मैंने आपको रोम। इसके अलावा यूरोप में एक स्थान में आपको बता दे रहा हूँ, इंग्लैंड। मैं बहुत ज़्यादा आपको इस विषय में नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये भी बहुत डीप हो जाएगा। बस ये उतना ही आपके लिए है जितना आपकी विषय वस्तु में जरूरत है। दूसरा इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड में भी 2 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर 2 स्थानों के नाम हैं और यहाँ मैं 2 विश्वविद्यालयों के नाम आपको लिख रहा हूँ। एक तो मैं आपको नाम लिख रहा हूँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, और दूसरा ऑक्सफोर्ड। कहीं ना कहीं इटली से ही हमारी साहित्यिक या भाषा विधिक जानकारी फ्लो करती है, और उसमें इटली में फ्लोरेंस का नाम आप बहुत ही टॉप पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस के बीच में और रोम के बीच में कुछ आवंतर मैं आपको यही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए महोदय हैं पेटार्क महोदय। तो जब इटली में आकर के लोग यहाँ स्थापित हुए, यहाँ पे साहित्य विकास हुआ, साहित्य विकास के साथ साथ में धार्मिक विकास हुआ। ठीक है, यहाँ साहित्य विकास हो रहा है, यहाँ धार्मिक विकास हो रहा है, यहाँ मानवतावादी विचारधारा जो है फ्लो हो रही है, यहाँ धार्मिक विचारधारा फ्लो हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गणतंत्रीय प्रणाली या राजा के तंत्र में ऐसे तंत्र की प्रणाली की विकसित अवस्था देखी गई जिससे लोगों का कल्याण हो। यहाँ पर केवल धार्मिक कल्याण की बात की जा रही है। ये जो रोमन कैथोलिक धर्म की बात की जा रही है, यहाँ भी रोमन कैथोलिक धर्म का ही प्रभाव है, लेकिन धर्म की उस विचारधारा जो यहाँ पर एक्टिव है उससे ये परे है। क्यों? क्योंकि यहाँ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर बड़े बड़े आप कवियों के नाम, बड़े बड़े लेखकों के नाम, बड़े बड़े चिंतकों के नाम आप देखेंगे, लेकिन रोम में ऐसा थोड़ा सा अभाव रहेगा। और यहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो अभी लोगों के नाम आपको मैं बताऊंगा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है फ्लोरेंस में, यानी फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जिसमें पेटार्क महोदय का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पेटार्क महोदय के द्वारा, वैसे तो पेटार्क महोदय ने एक पुस्तक लिखी है डी के मेरन, ये इनकी पुस्तक है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इसके अलावा डी के मेरन की पुस्तक लिखने वाले में एक साथ साथ इन्होंने 2 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। ये 2 पुस्तकें जो हैं, इनमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है इलियड, इसका इन्होंने अनुवाद किया हुआ है, और एक का नाम ओडिसी है। ओडिसी भी इनके द्वारा लिखी गई है। दूसरे एक हैं, इनका नाम आप लिखेंगे दांते महोदय की एक पुस्तक का नाम है, इसका नाम है डिवाइन कमेटी। ये इन्होंने पुस्तक लिखी है डिवाइन कमेटी। तो इटली में इतना ही आप अगर लिख रहे हैं तो भी कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी है इटली की इस व्यवस्था में। मैं आपको कुछ मौखिक बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख लें कि इटली में साहित्य विकास के साथ साथ मानवती विचारधारा। हाँ, रोम की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए धार्मिक विचारधारा का विकास हो रहा है, और धार्मिक विचारधारा का जो विकास हो रहा है वो पोप के अनुसार हो रहा है, जिसका विस्तार पादरियों के द्वारा किया जाता है। किसका विस्तार किसके द्वारा?
पादरियों के लिए रूप में किया जाता है। और इसमें पादरी भी दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च पादरी और दूसरा निम्न पादरी। जो उच्च पादरी होते हैं ये वंशानुगत पद होते हैं, ठीक है। और इस पोप के माध्यम से बहुत सारे कानूनों का निर्माण होता है। राजस्व व्यवस्था की कहीं ना कहीं संकल्पना इन्हीं के द्वारा चलती है। राजा भी इन्हीं के अंडर में काम करना प्रारंभ करता है। या कीजिए कभी कभी कहीं कहीं क्या आप अधिकांश देखेंगे कि जितने भी राजा होंगे इटली में, ठीक है, रोम में पोप के और धर्म के नीचे काम करेंगे। और जो आपको पता होगा, आप चाहे आप लुई 14वां को रख लेंगे, उसने भी साफ साफ कहा है कि मैं ही राज्य हूँ और धर्म जो है राज्य के नीचे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रोम की जो विचारधारा है फ्लोरेंस की विचारधारा से बहुत ही अलग है। और इसमें कहीं ना कहीं पोप का ही प्रभाव आपको नजर आएगा। और इसके अलावा आप छोटी सी चीजें और देख सकते हैं अनेक विद्वानों में। इससे मैंने आपको कहा था कि शिक्षा प्रदान की है फ्लोरेंस में, तो उनमें आप चाहे लियोनार्ड का नाम लिख सकते हैं। लियोनार्ड के अलावा एक नाम आपको और मिलेगा, औरंजो कुछ करके नाम है, थोड़ा सा दिमाग से भी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आप वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहाँ पे तो मैं आपको दो ही नाम बताऊंगा इन दोनों विश्वविद्यालयों के संबंध में। एक नाम बताऊंगा मैं आपको सैलिंग का। सैलिंग, ये सैलिंग जो महोदय हैं ये भाषाविद हैं। क्या है? भाषाविद। भाषाविद हैं। इन्होंने इटली में भाषा सीख करके आते हैं और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में टीचिंग का काम करते हैं और यहाँ पे भाषाविद के रूप में, जानकार के रूप में इस नौकरी करते हैं। इसमें आपको एक नाम और मिलेगा, ठीक है, कोल्टेज का। देखो कोल्टेज जो है वो व्यापारी वर्ग के जो है एक बेटे हैं, उनका नाम है विलियम सैलिंग। जो होते हैं वो तो अध्यापक के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो आपको मैं दूसरा नाम बता रहा हूँ जॉन कोलेट, ठीक है। ये जो जॉन कोलेट हैं, मैं लिख दे रहा हूँ जॉन कोलेट। जॉन कोलेट जो है ये भी भाषाविद हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग हैं, ये भाषाविद के साथ साथ में कवि भी हैं और लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं। और इन्होंने पोप की यूरोप में खुलेआम जो है खुल करके पोप की आलोचना की। पोप की खुलकर आलोचना की। और इंग्लैंड में उसमें जो राजा होता है वो हेनरी अष्टम होता है। कौन होता है? हेनरी अष्टम, ठीक है, हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपको जब हेनरी अष्टम स्पेशल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से इनका और चार्ल्स पंचम का संबंध होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। ये जो है स्पेन है, स्पेन में जो है 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये फ्रांस का हिस्सा है। ये कैस्टील, नवारे, ग्रेनाडा और अरागान, नवारे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ देखिए अरागान के जो शासक होते हैं इनका नाम होता है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड ने शादी कर ली किससे? कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल से। और फिर इन दोनों राज्यों मिलकर के ग्रेनाडा, ये मुस्लिम जो है तुर्क थे, तो उनको हरा करके फिर बीच में नेवारे को भी हरा लेते हैं, नेपल्स, नेवारे ये सब ले लेते हैं। इसके बाद में स्पेन का उत्थान होता है इनके समय में। उनकी 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियों में आप नाम देखेंगे जोहाना, ठीक है, जोहाना, मेरी और कैथरीन। इसी कैथरीन का विवाह हेनरी अष्टम, ठीक है, के बड़े भाई या फिर इनके पारिवारिक संबंध पारिवारिक में ही है। इनका नाम होता है आर्थर, ठीक है। आर्थर से इनका विवाह हो जाता है, कैथरीन का आर्थर से विवाह हो जाता है। फिर कुछ समय बाद आर्थर की मृत्यु हो जाती है और कैथरीन की शादी हेनरी अष्टम से हो जाती है। लेकिन हेनरी अष्टम के चरित्र पर जो है एना बोलेन नामक उनकी जो प्रेमिका है उनका प्रभाव रहता है। इस वजह से वो कैथरीन को संबंध विच्छेद यानी तलाक देने की बात करते हैं और हेनरी अष्टम इसके लिए एक स्वीकृति लेता है, किससे? पोप से स्वीकृति लेने के लिए पक्ष में रहता है। लेकिन चूंकि उसमें चार्ल्स पंचम पर जो है उसका प्रभाव रहता है, किस पर? पोप पर प्रभाव रहता है। इस वजह से ये संबंध विच्छेद नहीं हो पाता और उसी से एक बेटी का जन्म होता है, उसी का नाम होता है मेरी ट्यूडर। और मेरी ट्यूडर वहाँ चार्ल्स पंचम के बेटे फिलिप द्वितीय से विवाह करती है। तो ये सब चीजें मैं आपको जब समय आएगा तो बताऊंगा। तो ये सब चीजें इतना आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ के टीचर हैं सैलिंग और जॉन कोलेट, जिन्होंने पोप की खुलेआम विरोध जो है आलोचना की। मेरे हिसाब से इतिहास में जॉन कोलेट जो होता है वो इंग्लैंड में पुनर्जागरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और जिसने खुल करके, ठीक है, रोम के पोप की जो है का विरोध किया। ऐसा नहीं है कि हेनरी अष्टम ने इसका सहायता
सहायता यानी स्टेम के द्वारा इसकी सहायता भी की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इतिहास में इस पाठ्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे चल करके मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लैंड में किस तरह से पुनर्जागरण की गति इंग्लैंड इटली से ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होती है और यहाँ कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्था के कारण ये थोड़ा सा पिछड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों में बात करूंगा। हाँ, इसमें मैं आपको आगे चल कर कुछ मूर्ति कला के बारे में तो जीएस फैक्ट होंगे, मैं आपको चलते चलते बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से कर लेते हैं। और मैं आपको जाते जाते दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप एक ऐसा त्यौहार है जो आपके जीवन में रोशनी लाएगा, और रोशनी का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट होकर के पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो बिल्कुल रोशनी आपके जीवन में आएगी। तो मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपावली के दिन मैं स्पेशल क्लास लूँगा और सोचूंगा अगर लाइव आने की कुछ सिनेरियो बन रहे तो मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।